पहले मैं जानना चाहूँगा आपका थोड़ा परिचय हो जाए, उसके बाद क्या संकट है, क्या दिक्कत है, उस पे फिर आप आएँ जो है। देखिए, मैं नाम तो मेरा आपने जैसे बताया ही कि सत्येंद्र कुमार हूँ मैं। मैंने शुरुआत की थी साधना न्यूज़ से शुरुआत की थी। आज से करीब मैंने मुझे लगता है 6-7 साल पहले। और वहाँ पे थोड़ा बहुत काम सीखने के बाद आज मैं 5 साल से सी न्यूज़ भारत में काम कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लखनऊ से संचालित होता है। तो अभी आप गोरखपुर जिले में बेसिकली बेस्ड हैं। जी, अभी तो मैं बेस्ड हूँ यहाँ पे, कम से कम हो गया मेरा यहाँ पे मकान भी है। आज मैं रह रहा हूँ गोरखपुर में, मुझे लगता है मैं 17 वर्षों से हूँ। जी। क्या मामला क्या है? इस समय जिस तरह की घेरेबंदी आपके कुछ भ्रष्ट अफसरों ने की हुई है गोरखपुर जिले में, आपने कोई स्टिंग वगैरह किया था पैसे लेकर जो है दवा लाइसेंस वगैरह जारी करने का, उसके बाद से जी, आप पे मुकदमा लिखा दिया गया, कुछ पत्रकारों की मिली, कुछ दलाल किस्म के पत्रकारों की मिली-भगत के चलते। मामला बताइए क्या है पूरा? एक्चुअली अगर हम शॉर्ट में इस चीज़ को बताएँ, जैसे मैं जो भी कहूँगा, मेरी एक आदत रही है कि बिना प्रमाण के मैं बातें कहना पसंद नहीं करता हूँ। जो चीज़ें जी, मेरे पास प्रमाण में होती मैं वही बातें कहता हूँ, चाहे वो मेरे खबर में हो, वो भी उसमें भी झलकती कि बिना बगैर प्रमाण के ना मैं कोई खबरें दिखाता हूँ, ना कुछ बोलना चाहता हूँ। अ, हुआ यह कि मेरे पत्रकारिता के क्षेत्र में आने की केवल एक वजह थी कि 2011 में मेरे जी, साथ एक घटना घटी थी। 2011 से पहले मेरे खानदान में मेरे माँ-बाप, मेरे दादा-परदादा किसी ने भी पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी देखा नहीं था। और हुँ, मैं भी इससे अनजान था। उस वक़्त मैं भी जो है, मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में जॉब कर रहा था। तो मेरा एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, मैंने उससे कोर्ट मैरिज किया था, शादी किया था। लेकिन अचानक से कुछ मुझे सिस्टम की समझ नहीं थी, हुआ कुछ ऐसा कि उस लड़की के ही अ, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में मुझे जेल भेज दिया गया। मैं उन समय बहुत काफ़ी पज़ल्ड था, क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था कि जिस दिन मेरी शादी हुई, उसी दिन उसने आत्महत्या की। ऐसा। इस तरह का था, फिर भी मुझे जेल भेजा गया। मैं पज़ल्ड था कि हुआ कैसे, क्या हुआ, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था। बाद में जेल से आने के बाद मुझे धीरे-धीरे चीज़ें मालूम हुई कि जिसके आत्महत्या दुष्प्रेरण में मैंने जेल काटा, उसकी मौत बीमारी से हुई थी, एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैं ऐसे ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा उसी के अपहरण में मैंने जेल काटा, जो अपहरण के दौरान जो है यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ती रही, ये भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। उसके अलावा यह भी देखा कि मुझे उस लड़की की फिरौती के मामले में जो जेल कटवाया गया, जो मेरे ऊपर चार्जेस लगे 386, 84, 85 जो चार्जेस लगे, वो तब लगे जब उसकी मृत्यु के 6 महीने हो गए थे। मुझे उसका उसकी लाश गायब करने का 200 आईपीसी की धारा भी हमारे मुकदमे में जोड़ी गई थी। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि उसके माँ-बाप का स्टेटमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट में निकल के आया था कि उसके लाश का क्रियाक्रम उन्होंने खुद किया था। तो एक बड़ा काफ़ी कुछ मुझे मुझे ऐसा लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और सिस्टम में क्या-क्या है, कैसे है और कितने लोग इसके शिकार होते होंगे। उसी के बाद मैंने जो है पत्रकारिता में कदम रखा था। तो बेसिकली मेरा फंडा पत्रकारिता में आने का ये था कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो लोगों के साथ हुई हैं, जो मैंने झेला है, उन चीज़ों को मैं सामने ला के रख सकूँ, और जो बाकी लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें ना हो, जो आते हैं, जिनकी मदद की जा सके, जो इस तरह के करप्ट लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हैं, उनको एक्सपोज़ किया जा सके। तो उस वजह से मैंने पहले स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की, और आज जिस चैनल के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ भी उनकी तारीफ़ मैं इसलिए कहना चाहता हूँ संस्थान के, कि अगर एविडेंस है तो किसी भी खबर को चलाने में गुरेज नहीं करते हैं। तो ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा था। और जब आप एक जगह पे जाते हैं जहाँ लोगों को आप एक्सपोज़ करते हैं, जहाँ भीड़ से अलग हट के काम करते हैं, किसी जब आप कुछ नई चीज़ सामने ला कर के रखेंगे, जब किसी का आप खुलासा करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे वो बंदा मिला हो या ना मिला हो, आपका दुश्मन हो जाएगा। तो ऐसे अनगिनत खुलासे मैंने किए, और ना सिर्फ मैंने सिस्टम में बैठे लोगों के खुलासे किए, बल्कि साथ में जो पत्रकारिता के, जिनको कहा जाता है कि महाभगत कह लीजिए, जो बैठे हैं फील्ड में, जो समझते हैं कि जो वो लिखते हैं, जो चाहते हैं, उनकी एक तरह से मतलब किंगडम, सत्ता स्थापित है, उसको कोई चुनौती ना देने पाए। तो ऐसे लोगों का एक इकट्ठा हुजूम हुआ, जो इस तरह की चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, जो मैं कर रहा था। तो वो साजिशें शुरू हुई। कुछ दिन पहले मैंने आपके पास एक ऑडियो भेजा था, जो आपने सुना होगा, सारे, मुझे लगता है सारे प्रदेश ने सुना। वहाँ पे उस ऑडियो में कई पत्रकार लोग मिलकर के साजिश करते हुए सुनाई दे रहे थे कि इस आदमी ने जीना हराम कर रखा है, इसको किसी तरीके जेल भिजवा दो। उसमें कुछ बड़े नौकरशाहों का भी नाम लिया गया था कि वाक़ई में इसके बाहर रहते काम करना आसान नहीं रह गया है। इस तरह की बातें उसमें थी।
उस मामले में एसटीएफ ने जांच की थी, मुकदमा भी लिखा गया था, चार्जशीट भी लग गई। इन तरह की सिचुएशन के बाद, जबकि सारा सिस्टम ये जानता है कि इनके खिलाफ साजिशें होती रही हैं, पहले से होती रही हैं, अब भी होती हैं, उसके बाद भी बगैर जांच करके, बगैर जांच का समय दिए एक 386 आईपीसी का मुकदमा फिर मेरे ऊपर लिख दिया जाता है। यूं तो जिनके खुलासे करो वो तो कोर्ट के माध्यम से जाके 156(3) में दरखास्त दे देते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है, एविडेंस नहीं मिलता है, फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, मुकदमा स्पंज हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जो डायरेक्ट मुकदमा थाने से दर्ज हो रहा हो, यहाँ पे यह एक है कि अगर हत्या बलात्कार भी हो जा रहा है, अगर कोई जघन्य हत्याकांड हो जा रहा है, तब भी एक बार जांच की जाती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। यहाँ तो 8 घंटे का समय नहीं दिया गया। हमसे पूछा गया कि आप कब आएंगे इस मामले में जांच के लिए। मैंने कहा सर कल मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। ये सब ऑडियो में है। उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह आ जाइए, लेकिन मुकदमा तो रात में ही दर्ज कर दिया गया था, तो फिर सुबह मुझे बुलाया मामला क्यों जा क्या रहा है? अभी अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके पीछे का है? बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं।